कोई भी जंग बंदूक, टैंक या सिर्फ फाइटर जेट के बेसिस पर नहीं लड़ी जा सकती है। असली खेल तो आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स का होता है। मिसाइल्स हो या ड्रोन्स, उन्हें अपने टारगेट तक बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है नेविगेशन। लेकिन जीपीएस तो अमेरिका का है, और अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ किसी जंग या किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। इसी सोच के साथ तमाम देशों ने अपने नेविगेशन सिस्टम्स को डेवलप किया। ऐसा ही एक सिस्टम है चीन का बेदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ईरान युद्ध के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बेदू सैटेलाइट नेविगेशन के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1995 और 96 के बीच में चीन और ताइवान के बीच एक बड़ा तनाव हुआ, जिसे थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहा गया। उस समय चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र में कई जगह मिसाइल टेस्ट किए थे। इसका मकसद ताइवान को अपनी ताकत दिखाकर दबाव बनाना था, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता था और नहीं चाहता था कि वो खुद को अलग देश माने। चीन के इस मिसाइल टेस्ट से पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी तरह से अब ये बड़ी हो जाएगी। और इसी टेंशन को देखते हुए अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। अमेरिका ताइवान का सपोर्टर रहा है, इसलिए उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 बड़े एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप ताइवान के स्ट्रेट के आसपास भेज दी। इससे चीन और अमेरिका के बीच में एक सीधा टकराव होने का खतरा हो गया था। कुछ समय के लिए ये लगने लगा था कि अगर ये सिचुएशन और बिगड़ जाती है तो मामला बड़े युद्ध में बदल जाएगा। और इसी संकट के दौरान चीन को एक और बड़ी कमजोरी का एहसास हुआ। उस समय उसकी मिसाइल्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफी हद तक अमेरिका के जीपीएस सिग्नल पर डिपेंड करती थी। अगर अमेरिका चाहता तो वो जीपीएस सिग्नल को बंद कर सकता था। फिर ना तो मिसाइल से सीधा अटैक हो पाता और ना ही चीनी सेना रास्ता खोज पाती, या फिर मिसाइल टेस्ट के दौरान ही अमेरिका ने जानबूझकर जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी कर दी होती या उसे डिसेबल कर दिया होता तो भी दिक्कत होती। यही वो समय था जब चीन को समझ में आ गया था कि उसे अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाना होगा। सो हुआ भी, चीन ने बनाया बेदू। इस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का पहला सैटेलाइट साल 2000 में लॉन्च किया गया था, और करीब 20 साल की मेहनत के बाद 2020 में बेदू पूरी दुनिया के लिए काम करने लगा था। चीन की ही तरह भारत ने भी जंग के दौरान यह सबक सीखा था कि नेविगेशन के मामले में उसे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। 1999 में कारगिल वॉर में दुश्मन की सटीक लोकेशन जानने के लिए जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। तब भारत को भी समझ में आ गया था कि वॉर में किसी दूसरे के टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठना जोखिम भरा हो सकता है। भारत ने भी तब स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की और नाम दिया नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये कदम बड़ा था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सारे सैटेलाइट्स में दिक्कतें आ रही हैं। नाविक को अच्छे से काम करने के लिए कम से कम 7 सैटेलाइट्स की जरूरत है, जिसमें से वर्तमान में केवल 3 ही सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। तो क्या है नाविक, कैसे काम करता है और चीन के नेविगेशन सिस्टम के सामने ये कहाँ ठहरता है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। एक समय था जब लोग सितारों को देखकर या पेड़ पत्थरों को निशाना बनाकर सफर तय किया करते थे। फिर नक्शे और कंपास आए और इंसान ने रास्ता पहचानना सीखा। लेकिन 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल के रख दिया। शुरुआत हुई साल 1957 से। रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो धरती के बाहर चक्कर लगाकर सिग्नल भेज रहा था। अमेरिका के MIT के कुछ साइंटिस्ट ने भी ये नोटिस किया कि अगर हम एक सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स को पकड़े और ये नोट करें कि इसका सिग्नल कितनी देर में रिपीट हो रहा है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम धरती पर कहाँ हैं। और यहीं से विचार आया सैटेलाइट नेविगेशन का। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त ये पहले से तय होता है कि वो कितनी ऊंचाई पे ऑर्बिट करेगा और किस रफ्तार पर धरती का चक्कर लगाएगा, या फिर आसमान में किसी जगह पर कितनी देर तक स्थिर रहेगा। सैटेलाइट और धरती पर मौजूद स्टेशंस पर एक एक एटॉमिक क्लॉक होती है, जो एक दूसरे से ताल मिलाकर काम करती है। स्पेस में जाने के बाद सैटेलाइट हर थोड़ी देर में धरती पर सिग्नल भेजता है, और इस सिग्नल में सैटेलाइट की पोजीशन और एक टाइम स्टैम्प होता है कि कितने जो सिग्नल भेज रहा है वो कितने एग्जैक्टली धरती पर आ रहे हैं। जैसे ही रिसीवर को सैटेलाइट की पोजीशन मिलती है, वो गिनना शुरू कर देता है कि सिग्नल को धरती पर आने में कितना वक्त लगा। इससे धरती पर रिसीवर की पोजीशन का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। अब ये समझिए कि अगर
रिसीवर को 2 सैटेलाइट से डेटा मिलेगा तो पोजीशन ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। ऐसे ही 3 सैटेलाइट से अगर डेटा मिलता है तो और एक्यूरेट हो जाएगी, और अगर इन 3 के अलावा हम 4 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट से डेटा पाते हैं तब हमें मिलेगी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यानी जितने ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगे, जितना ज़्यादा उन सैटेलाइट से डेटा आएगा, उतनी ही हम एक्यूरेट पोजीशंस को मेजर कर पाएंगे। इसी थॉट के बेसिस पर साल 1973 में अमेरिका ने जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे काम करना शुरू किया था। अमेरिका पूरी दुनिया को कवर करना चाहता था, इसलिए लगातार सैटेलाइट लॉन्च करता रहा और 1993 में जाकर जीपीएस ने पूरी तरह से अपना काम करना शुरू किया। ये टेक्नोलॉजी महंगी जरूर थी लेकिन बड़े काम की चीज़ थी। अब अमेरिका चाहे जहां जाना चाहता हो वहां पहुंच सकता था, वो भी इस गारंटी के साथ कि वो भटकेगा नहीं। इसलिए तकनीक सेना को दी गई। 1991 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका ने इसका खूब इस्तेमाल किया। धीरे धीरे जीपीएस के सिविलियन यूज को परमिशन मिल गई और आज पूरी दुनिया में जीपीएस का इस्तेमाल होता है। आप और हम जीपीएस के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। हालांकि इस सिस्टम के साथ एक दिक्कत है, जीपीएस के नाम में ग्लोबल लगा है लेकिन ये अमेरिका की तकनीक है। तो अगर अमेरिका चाहे तो किसी देश के लिए सिग्नल को बंद कर सकता है या इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है, जो कि उसने 1996 में चीन के साथ किया और 1999 में भारत के साथ। कारगिल वॉर के इस किस्से को आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। साल 1999 में कारगिल के पहाड़ों में कुछ गडरिये अपने याक खोज रहे थे। दूर दूर तक पसरे धूसर पहाड़, चोटियों पर बर्फ और पहाड़ों के नीचे गहरी घाटियां। जब याक नहीं मिले तो गडरियों ने अपने दूरबीन निकाले और इलाका स्कैन करना शुरू किया। तभी उन्हें बर्फ में बने कुछ रास्ते नजर आए और उनसे ऊपर कुछ बंकर भी उन्हें नजर आए। लद्दाख में तब भी फौज तैनात थी और गडरियों की फौज से अच्छी बातचीत थी, इसलिए गडरिये देखते ही समझ गए कि ये बंकर में अपने लोग तो नहीं है। उन्होंने फौज को इसकी खबर दी और इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जो पहले कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते और फिर महीनों तक खिंच गया, यानी कारगिल की लड़ाई। इंडियन आर्मी को ये मालूम चल गया था कि पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घुसपैठ की है, लेकिन उनकी तादाद कितनी है, वो कहाँ है, इसकी सटीक जानकारी उनके पास नहीं थी। दुश्मन का पता लगाने के लिए भेजी गई पेट्रोल पार्टीज पर पाकिस्तानी सैनिक घात लगाकर ऐसे सटीक हमले कर रहे थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। 15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों अर्जुन राम, भंवरलाल बागड़िया, भीका राम, मूला राम और नरेश सिंह के साथ यही हुआ था। वो सब शहीद हो गए थे। सेना जानती थी कि इस भारी कीमत के बावजूद ऑपरेशन को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अगर मोहलत मिलती है तो द्रास में वो श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क को काट देते। लेह शहर और सियाचिन में तैनात फौज अब कारगिल में लड़ रहे सैनिकों के भरोसे थी। दिक्कत ये थी कि ये सब सपाट मैदान पर नहीं हो रहा था, जहां सब कुछ आप साफ साफ देख सकते थे। दुश्मन 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था। सेना को उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाने और मूवमेंट को ट्रैक करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए निशाना लगाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये काम सैटेलाइट नेविगेशन से आसान हो सकता था, लेकिन उस समय भारत के पास अपना कोई भी नेविगेशन सैटेलाइट था ही नहीं। इसलिए भारत ने अमेरिका की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास जीपीएस था जो कि लोकेशन को बता सकता था। अमेरिकी सेना खुद इस नेविगेशन सिस्टम से किसी भी लोकेशन को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ आइडेंटिफाई करने में कैपेबल थी, लेकिन भारतीय रिक्वेस्ट पर अमेरिका का जवाब था, ड्यू टू नेशनल पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस वी कांट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड जीपीएस डेटा इन योर रीजन। यानी कि सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको जीपीएस की सुविधा नहीं दे सकते। देखिए, ऐसा नहीं था कि भारत में जीपीएस चल नहीं रहा था, लेकिन इसकी एक्यूरेसी को अमेरिका अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था। लोकेशन एक बहुत बड़े इलाके में नजर आती थी जिसके सहारे टारगेटिंग नहीं की जा सकती थी, तो अमेरिका ने बहाना बनाया सुरक्षा कारणों का। हालांकि असल में वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी। क्लिंटन प्रशासन पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि बिना अमेरिकी मदद के भारत कारगिल वॉर को जीत गया था और इसके लिए 527 जवानों को बलिदान देना पड़ा था। सेना भवन में सब जानते थे कि अगर हमारे पास बेहतर नक्शे होते, पोजीशंस की एक्यूरेट जानकारी होती, तो एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी का फायदा सटीक होता। कितने घर उजड़ने से बच जाते। कारगिल में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया, वो भी बिना अमेरिकी मदद के। और दिलचस्प बात ये थी कि इस ऑपरेशन में इजराइल ने भारत की मदद की थी। इस युद्ध में हमें नेविगेशन के अलावा टारगेटिंग पॉट्स की भी जरूरत थी, जो दुश्मन के ठिकानों को पहचानकर सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। भारत ने इन्हें 1997 में इजराइल से खरीदने का समझौता किया था, लेकिन
युद्ध शुरू होने तक ये भारत में नहीं पहुंचे थे, पर इजराइल ने बिना किसी देरी के जल्दी इन टारगेटिंग पॉड्स को हमारे भारत में भेज दिया था, साथ में अपने इंजीनियर्स भी भेजे थे। लेकिन अमेरिका से मिला धोखा भारत के लिए मोमेंट ऑफ द ट्रुथ था। हम समझ चुके थे कि इसके लिए विदेशी तकनीक के भरोसे नहीं रहा जा सकता और यहीं से विचार आया देसी जीपीएस बनाने का, जिसका नाम था नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो हर मौसम में हर जगह का रियल टाइम डेटा दे सके और जो किसी भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर में कभी ब्लॉक ना हो। हमने नाविक बनाया और फिर उसे सरकार की बेरुखी से बर्बाद होते हुए देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव हसल से होते हुए फाइनली 2006 में नेविगेशन सिस्टम बनाने का फैसला लिया गया था। पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी इसरो को। प्लानिंग थी कि अंतरिक्ष में 7 सैटेलाइट्स का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाएगा जो भारत और उसके आसपास के इलाके को लगातार और एक्यूरेट नेविगेशन सिग्नल दे सके। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक से ज़्यादा सैटेलाइट सिग्नल्स आते हैं तभी किसी डिवाइस को ये एक्यूरेटली पता चल सकता है कि इस लोकेशन की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इसलिए नाविक के नेटवर्क को इसी खास तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसमें 3 सैटेलाइट्स ऐसे रखे गए जो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हुए हमेशा भारत के ऊपर लगभग एक ही जगह पर दिखाई देते रहे। वहीं 4 सैटेलाइट्स ऐसे रास्तों पर घूमते हैं जिससे वो बार बार भारत और आसपास के इलाकों के ऊपर से गुजरते रहे। इससे फायदा ये होता कि भारत के ऊपर हर समय कई सैटेलाइट्स मौजूद रहते। करीब 7 साल की तैयारी, रिसर्च और टेक्निकल काम के बाद जुलाई 2013 में नाविक का पहला सैटेलाइट IRNSS-1A लॉन्च किया गया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए और पूरा नेटवर्क तैयार हुआ। कई साल तक सिस्टम की टेस्टिंग चली और आखिरकार 2018 में नाविक को ऑफिशियली लॉन्च भी किया गया। इसके बाद भी इस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते रहे। 2014 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में IRNSS-1B से लेकर 1K तक कुल 11 सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। और इन नए सैटेलाइट्स का मकसद नेटवर्क को और बेहतर बनाना और पुराने सैटेलाइट्स को समय समय पर बदलना भी था ताकि सिस्टम ठीक से काम करता रहे, वो रुके ना। नाविक जो है वो भारत की नहीं बल्कि भारत से लगभग 1500 किलोमीटर तक के आसपास के पूरे इलाके को नेविगेशन यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारत में है या आसपास के क्षेत्र जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया या हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में, तो वहां पर भी नाविक जो है वो काम कर सकता था। इसी के भरोसे मैप माई इंडिया ऐप बनाया गया जो मछुआरों को अलर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। रेलवे में भी इसकी मदद से ट्रेनों के रियल टाइम लोकेशंस को ट्रैक करने की प्लानिंग की गई। बिजली सेक्टर में भी पावर ग्रिड को टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करने का प्लान हुआ ताकि बिजली की सप्लाई स्टेबल रहे और जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो बाढ़ या भूकंप में नाविक के जरिए तुरंत अलर्ट भेजकर रेस्क्यू प्रोसेस को शुरू किया जा सके, यानी कि सेफ्टी एक्शन टाइमली हो सकेगा। कोस्टल और एलओसी में भी नाविक का इस्तेमाल सेना के लिए करने की प्लानिंग हुई। मतलब ये कि नाविक को एक स्ट्रॉन्ग रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाने की पूरी तैयारी थी। ये सब कुछ मुमकिन होता लेकिन महज कुछ ही समय बीता था और भारतीय नाविक सिस्टम के लिए भेजे गए सैटेलाइट्स एक के बाद एक खराब होते चले गए। 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत का नाविक सिस्टम अच्छी हालत में नहीं है। लॉन्च हुए 11 सैटेलाइट में से सिर्फ 4 सैटेलाइट ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं और दोनों फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे हैं। बाकी के 7 सैटेलाइट्स सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ही सिग्नल भेज पा रहे हैं। ये क्या होता है, इसे आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ कि जब सैटेलाइट पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है तो वो रेडियो तरंगों के रूप में उन सिग्नल्स को भेजता है। ये रेडियो तरंगे अलग अलग रास्तों या कह सकते हैं कि बैंड से आ सकती है, तो इन्हें फ्रीक्वेंसी बैंड्स कहा जाता है। नाविक को काम करने के लिए 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स की जरूरत होती है। क्यों? एक्चुअली होता यह है कि जब सैटेलाइट का सिग्नल स्पेस से होकर पृथ्वी तक आता है तो रास्ते में पृथ्वी का जो ऊपरी वातावरण है जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है वो उसे थोड़ा सा बिगाड़ देता है। अगर सैटेलाइट सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजेगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर 2 फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स आएंगे तो रिसीवर दोनों की तुलना में गलती को ठीक करने की कोशिश करेगा। इससे लोकेशन जो है वो आपको एक्यूरेट मिल पाएगी। नाविक 2 बैंड्स का यूज करता है, L5 और S बैंड। इसलिए जब कहा जाता है कि सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही 2 फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स भेज रहे हैं, यानी मतलब ये हुआ कि अगर बाकी सैटेलाइट सिर्फ L5 पर सिग्नल्स दे रहे हैं तो वो आधा काम कर रहे हैं। जब इस बात की जानकारी परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दी जा रही थी तब इन 4 सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट्स यानी कि IRNSS-1B अपनी तय उम्र को पूरा कर चुका था और वो कभी भी बंद हो सकता था, जबकि IRNSS-1F में भी खराबी आने लगी थी।
इस बात का पता होने के बावजूद समय रहते इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हाल ही में खबर आई है कि सैटेलाइट IRNSS-1F की एटॉमिक क्लॉक अचानक काम करना बंद कर चुकी है। यानी अब 4 में से सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ही सही तरीके से काम कर रहे हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है टाइमिंग, यानी कि समय की सटीक गणना। अगर सैटेलाइट के भेजे गए सिग्नल्स में थोड़ा बहुत भी फर्क आ जाए तो लोकेशन के कैलकुलेशन में मीटर से लेकर किलोमीटर तक की गलती हो सकती है। इसलिए सैटेलाइट्स में घड़ियां लगाई जाती हैं जिसे एटॉमिक क्लॉक कहा जाता है। ये आपकी और मेरी कलाई पे बंधी घड़ियों की तरह नहीं होती है। ये एटम्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर समय बताती है और इतनी सटीक होती हैं कि कई लाख सालों में भी इसमें मुश्किल से सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आता है। लेकिन अगर सैटेलाइट में लगी एटॉमिक क्लॉक खराब हो जाए तो रिसीवर को गलत इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लोकेशन का ठीक से पता नहीं चल पाएगा। और ऐसा ना हो इसके लिए 1 से ज़्यादा एटॉमिक क्लॉक्स हम सैटेलाइट्स में लगाते हैं ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरी काम करती रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सैटेलाइट्स में लगी सभी क्लॉक धीरे धीरे खराब हो जाती है। यही कुछ नाविक के साथ भी हुआ। सैटेलाइट IRNSS-1F जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था, इसकी एटॉमिक क्लॉक बंद हो गई। ये अभी भी ऑर्बिट में है और कुछ लिमिटेड फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नेविगेशन के लिए अभी किसी काम का नहीं रहा है। और दिक्कत ये पहली बार नहीं हुई है। पहले भी नाविक प्रोग्राम में कुछ सैटेलाइट्स की क्लॉक खराब होने की खबरें सामने आई थी। तब भरोसा दिलाया गया था कि अगली बार टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मामला अधर में है। इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिली थी। तब इसके पहले फेज के लिए करीब 1420 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और इसी पैसे से शुरुआती 7 सैटेलाइट्स बनाए गए थे और अंतरिक्ष में भेजे भी गए थे। बाद में पूरे सिस्टम की कॉस्ट बढ़कर करीब 3200 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। इसके बाद इस सेकेंड जनरेशन के नाविक सैटेलाइट्स के 5 नए सैटेलाइट्स बनाने के लिए करीब 1000 करोड़ का बजट रखा गया था, जो कि अब कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शायद किसी कमी के चलते नाविक जो है वो खत्म होने की कगार पे है। अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में फिलहाल 4 बड़े सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम हैं, जिसमें अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, चीन का बेदू है। ये सभी सिस्टम पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, यानी आप धरती के किसी भी कोने में हो, ये सैटेलाइट आपको सटीक लोकेशन का डेटा देते रहेंगे। इन सिस्टम में 24 से लेकर 35 तक का सैटेलाइट का एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है, जो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और पूरे ग्लोब को सिग्नल भेजते हैं। तो वहीं भारत का जो नेविक सिस्टम था वो इन सबसे अभी काफ़ी पीछे है। इसके लिए अब इसरो को जल्दी से जल्दी अपने बाकी जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करने होंगे, जैसे कि NVS 03, 04 और 05, ताकि पूरा सिस्टम फिर से स्मूथली काम कर सके। साथ ही अपनी खुद की एटॉमिक क्लॉक टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना ज़रूरी है। अभी जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है ना कि हम पूरी तरह से खुद पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी टेक्निकल खराबी नहीं है, ये सीधा सवाल उठाती है इंडिया की स्ट्रैटेजी और सेल्फ रिलायंस का। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने। नमस्कार।